नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। देवभूमि में आपका स्वागत है। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। पहली खबर रुड़की से है, जहां बीजेपी नेता सतीश कौशिक की गुंडागर्दी सामने आई है। सतीश कौशिक ने पत्रकारों को अपशब्द कहे हैं। बीजेपी नेता ने पत्रकारों पर हमला किया तो कैमरे में कैद हुए बीजेपी नेता सतीश कौशिक की गुंडागर्दी। पीड़ित पत्रकारों ने गंगनहर कोतवाली में तहरीर दी है। पीड़ित पत्रकारों की मांग कि बीजेपी नेता पर हो एक्शन, और कोतवाली के प्रभारी मनोज मैनवाल कर रहे हैं मामले की जांच। बीजेपी नेता सतीश कौशिक पर अवैध निर्माण कराने का आरोप है। बता दें कि भाजपा का ये गुंडा अपने होटल के पीछे एक निर्माण करा रहा है। पत्रकारों को एक पड़ोसी सूत्र से जानकारी मिली कि निर्माण सत्ता की हनक में अवैध तरीके से किया जा रहा है, जिससे पड़ोसियों को दिक्कत हो रही है। सूत्र की शिकायत पर 4 पत्रकार इस गुंडागर्दी वाले दिखाने वाले नेता के निर्माण स्थल पर पहुंच गए और न्यूज के लिए वीडियो बनाने लगे। तभी भाजपा का गुंडा सतीश कौशिक वहां पहुंचा और पत्रकारों को आतंकवादी बताते हुए गंदी गंदी गालियां देने लगा। पत्रकारों ने उसे समझाने का प्रयास किया, जिसके बाद वो और भड़क गया और पास ही रखे सरिये उठाकर पत्रकारों पर हमला कर दिया, जिसके बाद पत्रकार किसी तरह से जान बचाकर मौके से भागकर अपनी जान बचाते हुए नजर आए। आतंकवादी हो बिना नहीं, बिना आपसदारी के क्या करने लगा तुम क्या झांक रहे? ब्लैकमेल इतना मारो। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो भी अवैध निर्माण के प्रकरण सामने आते हैं, शिकायतें होती हैं, उन पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। नियम अनुसार उनको नोटिस निर्गत करके संबंधित से नक्शे की संस्तुति वाले नक्शे की जो अप्रूव नक्शा होता है उसकी डिमांड की जाती है। अगर किसी के पास नक्शा नहीं है और वह अवैध तरीके से निर्माण कर रहे हैं, उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। पत्रकार जो संबंधित इस संबंध में शिकायत करते हैं, उनकी भी शिकायतों का संज्ञान लिया जाता है। पर संबंधित पत्रकार खुद अगर स्वयं मौके पर प्रयास करेंगे कि उस निर्माण को रोकने का, तो इस प्रकार की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस हैं वो आती हैं, अक्सर ऐसा संज्ञान में आता है। उस संबंध में पुलिस से कार्रवाई की जा सकती है। जो अभद्रता के बारे में आप बता रहे हैं, जो भी अभद्रता की गई है उसके लिए पुलिस कंप्लेंट फाइल कीजिए और उसमें कार्रवाई की जाएगी। पत्रकार सभी है, आपके संज्ञान में जो अवैध निर्माण के किस्से आते हैं उसमें आप शिकायत पुटअप करें, संबंधित अधिकारी को इन्फॉर्म करें। स्वयं उस चीज़ को रोकने का यदि प्रयास करेंगे तो वो इट विल बी। सुनील पटेल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो कि ये जो अवैध निर्माण हो रहा है, जो बीजेपी नेता है सतीश कौशिक, उनके होटल के पीछे ही हो रहा है जहां पर पत्रकार पहुंचे, तो क्या कुछ विवाद हुआ, क्या पूरा मामला है, आपसे जानना चाहेंगे, पहले वो बताइए। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से लगातार जो है रुड़की के अंदर अवैध निर्माण जो है जोरों पर चल रहे हैं, वहीं HRD भी जो है अपनी आंखें बंद किए हुए बैठा है। वहीं ये दिनेश कौशिक जो है, ये सतीश कौशिक जो है, ये भाजपा नेता है। इनका ब्लू स्पायर होटल है, उसके जस्ट पीछे इनका मकान था। उस मकान को तोड़ करके अब ये दोबारा से उसको शायद होटल में ही तब्दील करना चाह रहे हैं, जबकि इन्होंने वहाँ मौके से जो है लगभग 10 से 11 फीट का जो बेसमेंट के लिए वहां से खोद दिया गया है, बेसमेंट वहां पर बनाया जा रहा है। इसको लेकर के वहां से पड़ोसियों ने शिकायत की थी, तो शिकायत के आधार पर हम लोग वहां पर कवरेज करने के लिए पहुंचे थे। तो कवरेज करने के लिए जैसे हम लोग वो पहुंचे तो हमने देखा कि जानने वाले, तो हम लोग ये आते ही जो सतीश कौशिक है, जो वहाँ पे स्वामी है, ये आते ही जो है 4 पत्रकार वहाँ पर मौजूद थे, सबको गाली गलौज करनी शुरू कर दी, बहुत गंदी गंदी गालियां देनी, और उनको जो है सरिया हटाकर मारने का प्रयास भी इनके द्वारा किया गया है। वही हमारा कैमरा भी तोड़ने का इन्होंने प्रयास किया है। लगातार जो है इन्होंने मतलब की गालियां दे देकर, और उसके बाद जो भी जो पत्रकार पर हमले करने का प्रयास किया है। अब जब इसमें तहरीर दी गई इस पूरे मामले को लेकर, तो फिर क्या कार्रवाई प्रशासन कर रहा है, क्या कार्रवाई पुलिस कर रही है? बिल्कुल बताना चाहूंगा। फिर इस मामले के पूरे बाद जो है कोतवाली गंगनहर के अंदर तहरीर दी गई है, जिसमें हमने सीओ रुड़की को भी अवगत कराया गया था, और तहरीर के आधार पर जो फिर इंस्पेक्टर ने खुद जांच शुरू की है। उन्होंने कहा कि मैं खुद इसकी जांच करूंगा, और जो भी इस पर कार्रवाई हो सकती है, जो भी इसके खिलाफ मुकदमे होंगे, वो मुकदमा दर्ज करा जाएगा। यहाँ पर सुनील, आपसे जानना चाहेंगे कि ये सतीश कौशिक जो निर्माण करा रहे थे, आपने अभी बताया कि ये इन्हीं का घर था, यही मकान बना हुआ था जिसको तुड़वाकर ये होटल बना रहे हैं, तो फिर अवैध निर्माण के लिए क्या कुछ ऐसा था जो कि अवैध है? बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिससे जो पहले मकान था नॉर्मल नक्शे के आधार पर इन्होंने मकान बनाया हुआ था यहाँ पर, लेकिन अब ये जो है पहले रेजिडेंस पे था, अब ये उसको होटल में तब्दील करना चाह रहे हैं। तो इनके पहले जो नॉर्मल था, लेकिन अब जो है इन्होंने बेसमेंट वहाँ पर खोदा है। बेसमेंट की जो सूचना मिली है कि बेसमेंट की इनके पास कोई अनुमति नहीं है, और जहाँ से इन्होंने मिट्टी उठवाई है उसकी भी कोई अनुमति इनके द्वारा नहीं ली गई है। सुनील, जब आप लोग वहां पहुंचे,
ये सारा जो भी अवैध निर्माण हो रहा था उसको कैप्चर करने के लिए, तो जो सतीश कौशिक है उन्होंने आपसे पहले बात करने की कोशिश नहीं की क्या? वही बताना चाहूंगा, इनका बेटा है गौरव कौशिक, वो आए, उन्होंने बात करने की कोशिश की, तो मैंने देखा है गौरव आपका है, तो गौरव ने कहा कि मेरा है, मगर कोई बात नहीं, कोई हम लोगों को ऐसे शिकायत मिल रही थी, तो शिकायत के आधार पर हम कवरेज करने के लिए आए। तो इतनी देर में उनके पिताजी पीछे आते हैं सतीश कौशिक, और वो सीधा आते ही उनकी बात नहीं करते, सीधी गाली गलौज करनी शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि पत्रकारों को, मैंने बहुत पत्रकारों को जो घर में बंद करके मारा है और तुम्हारी पत्रकारिता मैं निकालूंगा, गंदी गंदी गालियां देने लगे, जिसको देख करके फिर जो है हम लोग शांत रहे। लेकिन हम लोग शांत इसलिए रहे क्योंकि हमने अपना स्टिंग कैमरा चालू किया हुआ था। हाँ। क्योंकि ये बदतमीजी ये पहले से करता आता है लोगों के साथ में। हाँ। वही खुद और जो है पत्रकारों को आतंकवादी तक बता रहा है। सुनील, सरिया भी उठाया था मारने के लिए? बिल्कुल, सरिया उठाया था इनको मारने के लिए, जो कि इनके बेटे ने फिर इनको शांत करा तो इन्होंने सरिया वहीं पर छोड़ दिया। लेकिन जिस तरह से इनका जो व्यवहार था, जिस तरह से इनको बात करने का जो तरीका था, वो बिल्कुल ये था कि इनको जान से मार दे, इनको ठीक सुनील, जुड़े रहिए आप हमारे साथ। इस वक्त तो बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ सुभाष बतवाल जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सुभाष जी आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। धन्यवाद। सुभाष जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, हाँ जी, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। सुभाष जी, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि बीजेपी नेता है सतीश कौशिक, जिनके यहाँ अवैध निर्माण हो रहा था, पत्रकार वहां पहुंचे तो उनके साथ किस तरह की बदतमीजी की गई है, सरिया उठाकर मारने तक का प्रयास किया गया, आखिर क्यों? क्या कहेंगे आप इस बात पर? नहीं, देखिए, अब ये हमारे संज्ञान में तो ऐसा कोई विषय है नहीं। और दूसरा ये है कि आप लोग रुड़की की बात बता रहे हैं, अगर स्थानीय स्तर पर कोई ऐसी घटना हुई होगी तो जो हमारा स्थानीय नेतृत्व है, जो जिले के हमारे जो है जिलाध्यक्ष हैं, जो वहां पर देख रहे होंगे, उनके संज्ञान में इस विषय को लाया जाना चाहिए, मैं समझता हूँ। और क्योंकि कोई घटना अगर इस तरह की हुई है तो सुभाष जी, घटना तो हुई है क्योंकि लाइव तस्वीरें चल रही हैं इस वक्त। हम न्यूज़ वन इंडिया की टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिखा भी रहे हैं, पूरा वीडियो है, बकायदा रिकॉर्डेड है, आप देख सकते हैं। घटना तो हुई है जी। मैं टीवी पर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये जांच का ही विषय हो सकती है। कोई भी विवाद, कोई भी घटना कहीं पर होती है तो उस पर एक जांच इम्पोज होती है, और उसके माध्यम से यदि कोई एफआईआर करता है या फिर जो है कोई शिकायत कहीं पर दर्ज होती है तो उसके आधार पर पुलिस भी करती है, पार्टी भी जो है, पार्टी के भी किसी नेता के संदर्भ में यदि ऐसी बात आती है तो उस पर जो है इस तरह से ही आगे बढ़ा जाता है। लेकिन क्योंकि मुझे भी जानकारी नहीं है पार्टी नेतृत्व का। लेकिन सुभाष जी, ये बात चलिए ठीक है, आपको जानकारी नहीं है, टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम दिखा भी रहे हैं सारी तस्वीरें, पूरी घटना रिकॉर्डेड है और आप देख सकते हैं। जब भी आप फ्री हो जाएं जरूर देखिएगा। लेकिन आपसे एक बात मैं ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि ये बीजेपी नेता है, अब सत्ता में इस वक्त बीजेपी है, तो फिर क्या कहेंगे कि सत्ता सवार है सिर पर, उसी की हनक है ये? नहीं, वो चाहे सत्ताधारी हों चाहे जो विपक्ष के लोग हों, कानून को किसी को भी हाथ में लेने का अधिकार तो नहीं है। और कोई भी, ये तो सामान्य सा एक जो है व्यवस्था है, देश में कानून है, प्रदेश में कानून है और कानून के अनुसार ही सारी चीजें चलती हैं। इसलिए सत्ताधारी या विपक्ष कोई भी हो, वो तो उसको जो है विधि सम्मत ही जो है व्यवहार करना चाहिए। और कहीं पर यदि इसके खिलाफ विधि सम्मत व्यवहार कोई नागरिक नहीं करता है तो उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं हैं, उसके आधार पर, शिकायत के आधार पर भी जो है आगे कार्रवाई होती है। और स्वतः संज्ञान भी कई बार जो है जो वैदिक संस्थाएं वो लेती हैं। तो असली प्रकरण क्या है, किन लोगों के बीच में है, ये जब जो है स्पष्ट होगा और कहीं से यदि पार्टी के सामने कोई बात आती है या जो है पुलिस के सामने जाती है, उसके पश्चात मैं सोचता हूँ इस पर जो है कुछ कहा जा सकता है। सुभाष जी, देखिए, प्रकरण तो हो गया है क्योंकि जब पत्रकार वहां पहुंचे हैं वो सिर्फ शूट कर रहे थे उस जगह को जहां पर अवैध निर्माण हो रहा था, बात सिर्फ इतनी थी। जिसके बाद ये जितनी भी बातें आई हैं विवाद की, वो सतीश कौशिक की तरफ से आई हैं, क्योंकि उन्होंने एक तो ये कहा कि आप लोगों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ये है वो है, 50 तरह की बातें उन्होंने कही और साथ ही सरिया उठा लिया मारने के लिए। तो जो इस तरह का व्यवहार है, क्या किसी एक पार्टी के नेता को शोभा देता है? अब इस पर मैं बहुत अधिक, क्योंकि मैं प्रत्यक्षदर्शी भी नहीं हूँ और किसी तरह की कोई लिखित में कोई व्यक्ति यदि लिखित में पार्टी नेतृत्व को इस तरह की जो है कोई शिकायत करेगा तो उसके पश्चात ही पार्टी इस पर कोई टिप्पणी कर पाएगी। उससे पहले टिप्पणी करना जो है वो ठीक नहीं होगा। ठीक, तो यदि जो दूसरा पक्ष है यदि वो पार्टी नेतृत्व को दे लिखकर तो उस पर शायद स्थानीय स्तर पर और जो प्रदेश के अनुशासनात्मक हमारी जो है
काम का कार्रवाई करने वाली समिति है, वो उस पर संज्ञान ले सकती है। तो उसकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के आधार पर मेरा स्वतंत्र रूप ठीक, यानी कि मतलब पार्टी के संज्ञान में ये बात आएगी तो पार्टी जरूर कार्रवाई करेगी। ठीक सुभाष जी, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। सुनील हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुनील, अभी आपने सुना ही होगा कि हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता जुड़े हुए हैं सुभाष। उन्होंने ये बात कही है कि उनके संज्ञान में ही ये बात नहीं है और अगर इसकी एफआईआर दर्ज होगी तो कार्रवाई की जाएगी। अब आपने तहरीर दी है तो फिर उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है प्रशासन की तरफ से, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, जो हमने तहरीर निकाली की घटनाक्रम के तुरंत बाद हम लोगों ने तहरीर दी थी कोतवाली के अंदर। वहीं जो कोतवाली के इंचार्ज है मनोज मेनवाल जो कोतवाल है, वो खुद इसकी जांच कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि जांच करके जो भी इसमें लीगल जो मुकदमे होगा, जो भी धारा इसमें लगेगी, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह से ये भी बात कर रहे थे भाजपा के नेता के द्वारा कि जो जिस तरह से मामले आते रहते हैं, लेकिन इससे पहले भी जो भाजपा के नेता, जो भाजपा के विधायक है, तो उनके ऊपर इन लोगों ने कार्रवाई भी कर दी। कार्रवाई करने के बावजूद भी उनको वापस ले लिया गया। लेकिन जो लीगल कार्रवाई होती है वो मैंने आज तक हमने नहीं देखी है कि पार्टी की तरफ से की जाती होगी। ठीक सुनील, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। मसूरी से खबर है, जहां पर मसूरी नगर पालिका परिषद में भवन कर निर्धारण में कर कमेटी पर करोड़ों रुपए के हेरफेर के आरोप लगे हैं। अपर जिलाधिकारी बीर सिंह बदियाल ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उप जिलाधिकारी मसूरी को ये जांच के आदेश दिए गए हैं। तो तय किया गया है कि वे जांच को संयुक्त कमेटी का गठन करके और उसमें महालेखार की ओर से नामित किसी अधिकारी को भी शामिल किया जाएगा। मसूरी निवासी संतराम चौहान ने पालिका की कर कमेटी सभासदों की कमेटी पर हेरफेर का आरोप लगाते हुए शहरी विकास निदेशक को शिकायती पत्र भेजा था। यहां से मामला जिला प्रशासन को भेजा गया। शिकायत के मुताबिक कर कमेटी ने चहेते होटल स्वामियों के कर निर्धारण में हेरफेर कर राजस्व को चूना लगाया है। वहीं कहा गया है कि मसूरी में दूधली चसखेत बुल्हाड़ में सड़क निर्माण के टेंडर के आधार पर काम करना दिखाया गया है, जबकि मौके पर सड़क बनी हुई ही नहीं है और मुख्य रूप से 3 सभासदों पर गैंग बनाकर निर्माण कार्यों में मिली भगत करने व चहेते व्यक्तियों को काम दिलवाने के भी आरोप लगाए गए हैं। साथ ही फर्जी बिलों के आधार पर भुगतान करने की बात कही गई है। कुल 7 बिंदुओं पर अनियमितता की बात सामने आई है। तो सुनील सोनकर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मसूरी पालिका में भवन में करोड़ों का खेल हुआ है, ये इसका खुलासा कैसे हुआ, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सुनील। देखिए, अगर कर निर्धारण की बात करी जाए तो यहाँ पर शिकायत की गई है इस शख्स के द्वारा कि जो कर निर्धारण यहाँ पर किए गए हैं कर कमेटी द्वारा, उसमें करोड़ों रुपए की हेरफेर हुई है और इसी पूरे मामले की अब जांच कहीं ना कहीं यहाँ पर की जा रही है। जो जिलाधिकारी ने जो एडीएम फाइनेंस है बीर सिंह बुधियाल जी को ये पूरा काम जिम्मा सौंपा है और उनके द्वारा एसडीएम मसूरी को नियुक्त किया गया है कि वह पूरे मामले की जल्द से जल्द जांच करी जाए और उन्होंने जांच भी शुरू कर दी है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं बयान लेना भी शुरू कर दिए हैं कि जिन सभासदों पे आरोप लगे हैं, उनके ऊपर जो आरोप लगे उनमें उनका क्या कहना है। और ऐसे में जब हमने कुछ सभासदों से बात करने की कोशिश करी तो उनका ये कहना था कि जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है। ऐसे में कर निर्धारण म्युनिसिपल एक्ट के निर्धारण के द्वारा ही किया जाता है, जिसमें नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और कर अधीक्षक उस कमेटी के मेंबर होते हैं। तो ऐसे में सरकारी जब अधिकारी वहां मौजूद थे तो किस तरीके से घोटाला हो गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। वही उन्होंने जब रोड का बात हमने करी तो उनका ये कहना था कि रोड के जो बिल है, जो निर्माण कार्य के बिल है, जितनी भी वित्तीय पावर होती है वो सब पालिका अध्यक्ष के हाथों में होती है। ऐसे में पालिका अध्यक्ष इस सारी चीजों से अपने आप को दरकिनार कर रहे हैं, ये संभव ही नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर कोई बिल पास हुआ है तो उनके हस्ताक्षर से ही चेक मिले हैं। तो ऐसे में जिसका भी घोटाला अगर हुआ है तो उसमें पालिका अध्यक्ष भी शामिल है। तो इसी को लेकर अब कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर शुरू हो चुका है और जांच अब कहीं ना कहीं एसडीएम मनीष कुमार कर रहे हैं। और ये तो देखना होगा आने वाले समय पे कि जांच किस तरफ रुख लेती है और जो आरोप लगाए गए हैं वो उसमें कितनी सत्यता है। ठीक सुनील, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। नई टिहरी के श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से लचर व्यवस्था के चलते डिग्री माइग्रेशन प्रमाण पत्र बनाने के लिए जूझना पड़ रहा है। डिग्री का स्टॉक विश्वविद्यालय में खत्म हो गया था। छात्रों के आक्रोश को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन को आनन फानन में प्रिंटिंग प्रेस से डिग्री की बुक प्रिंट करानी पड़ी। दूर दराज क्षेत्रों से डिग्री माइग्रेशन लेने विश्वविद्यालय मुख्यालय बादशाही थौल पहुंचे छात्र छात्राओं को रात चंबा नई टिहरी में गुजारनी पड़ी। प्रवक्ता और एलटी पदों के लिए विज्ञप्ति जारी
जारी होने के बाद श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में डिग्री और माइग्रेशन लेने के लिए छात्र छात्राओं की भीड़ उमड़ रही है। दूसरी तरफ रुद्रप्रयाग से आए आलोक छात्र ने कहा कि हम कई दिनों से डिग्री लेने के लिए भटक रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। प्रभारी कुलसचिव दिनेश चंद्रा का कहना है कि कर्मचारियों और संसाधन कमी के बावजूद छात्र छात्राओं को समय पर डिग्री माइग्रेशन देने में दिक्कतें जरूर आ रही हैं, लेकिन छात्रों की सुविधाओं के लिए डिग्री माइग्रेशन देने के लिए 4 काउंटर और खोल दिए गए हैं। छात्र छात्राओं के विश्वविद्यालय में भीड़ को देखते हुए सोशल डिस्टेंस की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी, ना ही सैनिटाइज की व्यवस्था थी। विश्वविद्यालय के कई कर्मचारी बिना मास्क के कार्य करते देखे गए। तो हमारे साथ इस वक्त संवाददाता सुभाष राणा जुड़े हुए हैं। सुभाष, छात्र छात्राएं बहुत दिन से परेशान हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं अपनी डिग्री लेने को लेकर, लेकिन वही व्यवस्था अगर देखी जाए तो उस पर तमाम तरह के सवाल उठते हैं। आखिर ये कमी क्यों और इतनी देरी क्यों? जी बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो है प्रशासनिक जो माइग्रेशन बनाने के लिए कई छात्र छात्राओं को रात भर दिन भर भटकना पड़ रहा है और यहाँ तक कि सड़कों में भी सोए छात्र लोग, और यहाँ तक कि जो विद्यालय प्रशासन है उनकी सैनिटाइजिंग व्यवस्था की गई है और जो वहाँ पे रंग तालिका बना रहे हैं विश्वविद्यालय परिषद कर्मचारी, वो उनको कोई मास्क नहीं पहने हुए और सोशल डिस्टेंस की कोई भी उल्लंघन खुलेआम किया जा रहा है उल्लंघन वहाँ पे। जी, श्री सुमन विश्वविद्यालय जहां पर ये छात्र छात्राओं की डिग्री में देरी की जा रही है, 4 काउंटर खोल देने की बात कही जा रही है कि भले ही देर से मिलेगी लेकिन मिल जरूर जाएगी, तो ऐसे में कोरोना के नियमों का पालन करने में कमियां क्यों दिखाई दे रही हैं? आपको हमारी आवाज मिल पा रही है सुभाष? जी। लगता है हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित मुख्य शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर उत्तराखंड में गेस्ट टीचर्स की भर्ती के लिए आज काउंसलिंग की गई। गेस्ट टीचर्स की ये काउंसलिंग जिलाधिकारी हरिद्वार के निर्देश पर मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर आनंद भारद्वाज और जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक हनुमान प्रसाद विश्वकर्मा के द्वारा की गई। इन गेस्ट टीचर्स की भर्ती के लिए बीते जुलाई माह में शिक्षा विभाग द्वारा जियो जारी किया गया था, जिसमें 14 लोगों ने काउंसलिंग के लिए अपना नाम दर्ज कराया था। गेस्ट टीचर्स की काउंसलिंग करने वाले मुख्य शिक्षा अधिकारी आनंद भारद्वाज का कहना है कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों और दुर्गम इलाकों में विद्यालयों में टीचर्स के कई पद खाली रह जाते हैं। जब तक इन पदों पर स्थायी भर्ती नहीं होती है तब तक सुप्रीम कोर्ट के गेस्ट टीचर की भर्ती की जा रही है। इसमें 14 कैंडिडेट ने काउंसलिंग में अपने नाम दर्ज कराए हैं। देखिए, उत्तराखंड राज्य में क्योंकि पहाड़ी राज्य है, इसलिए पहाड़ पे और दूर दराज के इलाकों में पद खाली रह जाते हैं। जैसे कि एलटी की भी भर्ती नहीं हुई है तो एलटी के पद रिक्त हैं, प्रवक्ता की नहीं हुई प्रवक्ता के पद रिक्त हैं, तो उनके लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक व्यवस्था की थी गेस्ट टीचर्स की। वो केस चलता रहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे फिर उनको कंटिन्यू किया गया। ये एक ऐसी व्यवस्था है कि जब तक रेगुलर टीचर आएंगे तब तक ये लोग काम करते रहेंगे। तो अभी जुलाई 2020 में एक जियो जारी हुआ कि जो 2015 तक भी कार्यरत थे, जिस भी विद्यालय में थे, उनको अखबार में एक विज्ञप्ति देके आमंत्रित किया जाए और उनकी जो रिक्त पद पड़े हुए हैं उन पर काउंसलिंग के माध्यम से विद्यालय अलॉट किए जाएँ। जिलाधिकारी महोदय के अनुमति के उपरांत आज ये काउंसलिंग चल रही है और 14 लोग इसमें आए हैं इस समय तक। तो वो अपनी इच्छा के हिसाब से खुद ही विद्यालय का नाम इंगित करेंगे वो विद्यालय। तो वही हरिद्वार में बीएचईएल से रिटायर्ड डीजीएम पीएस अग्रवाल और उनकी पत्नी गायत्री की हत्या कर दी गई थी। लूट और हत्याकांड का पता लगने के 11 दिन बाद भी पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच सकी है, जबकि इसी बीच कई अधिकारियों ने 1 सप्ताह में हत्याकांड का खुलासा करने का दावा किया था। हरिद्वार की वैश्य समाज की 16 इकाइयों के प्रतिनिधि लक्सर विधायक संजय गुप्ता और पूर्व विधायक अम्बरीश कुमार के नेतृत्व में शिवालिक नगर पहुंचे। समाज के लोगों ने पुलिस अधिकारियों को मौके पर आकर ठोस आश्वासन देने को कहा। सीओ सदर पूर्णिमा गर्ग मौके पर पहुंची तो समाज के लोग एसएसपी को बुलाने पर जिद पर अड़ गए, जिसके बाद एसपी सिटी कमलेश उपाध्याय मौके पर पहुंची और लोगों को मनाने की कोशिश की। बाद में एसएसपी सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस खुद मौके पर पहुंचे और 15 दिन का समय मांगा। एसएसपी ने कहा कि 15 दिन के भीतर लूट और हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा। इसके बाद समाज के लोग शांत हुए। नहीं, मैं नहीं मानता लो ये आपकी। देखिए, ये हमारे समाज के 16 इकाइयों के अध्यक्ष उन्होंने मेरे से संपर्क किया कि ये
चूँकि हमारी गवर्नमेंट है और समाज अपने समाज के प्रतिनिधि से संपर्क करता ही है, तो मैं इस नाते मैं यहाँ आया हूँ। कप्तान साहब ने कहा है कि शीघ्र खुलासा होगा। मुझे लगता है 10-12 दिन में केस खुल जाएगा। सुरक्षा को लेकर बार बार सवाल उठते हैं, सीनियर सिटीजन का मामला है, किस तरीके से सुरक्षा को लेकर? अभी कप्तान साहब से बात हुई है कि भाई यहाँ पुलिस चौकी खुलनी चाहिए और दूसरे यहाँ कैमरे भी लगने चाहिए। कुछ समाज के जो अग्रणी लोग हैं उन्हें भी ये थोड़ा सा संपर्क करके पुलिस से ये काम कराना चाहिए कि भाई यहाँ कैमरे आदि लगे। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की बधाई दी है। सीएम रावत ने ट्वीट कर लिखा कि एक कर्मठ, जुझारू, अनुभवी और कुशल संगठनकर्ता गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देश की आंतरिक सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करता हूं। तो ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। हरिद्वार में आए दिन स्नान और जाम के कारण आम आदमी को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार भारी वाहनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इसका सीधा असर हरिद्वार के सिडकुल को झेलना पड़ता है। आगामी कुंभ से सिडकुल के उद्यमी परेशान है, क्योंकि जब छोटे छोटे स्नानों पर भारी वाहनों के प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो कुंभ में क्या होगा। इस संदर्भ में तरुण प्रकाश ने हरिद्वार के होटल में बैठक का आयोजन किया, जिसमें मंडल रेल प्रबंधक और सिडकुल एसोसिएशन के अध्यक्ष और कई कंपनियों के प्रतिनिधि बैठक में पहुंचे। रेलवे अधिकारी ने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें सिडकुल में या उसके आसपास रेलवे प्लेटफॉर्म चाहिए, जिससे कि सिडकुल से देश के अन्य जगह माल आसानी से पहुंचाया जा सके, क्योंकि आए दिन हरिद्वार में गंगा स्नान को लेकर कुछ न कुछ होता रहता है। रेल प्रबंधक तरुण प्रकाश ने बताया कि हमने सर्वे कराया है और ज्वालापुर को हम एक बड़ा स्टेशन में तब्दील करने के बारे में सोच रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। इसके आसपास ही पथरी आदि स्टेशन पर हमारा फोकस है। रोजगार योजनाओं की जानकारी अब युवाओं को तत्काल आसानी से एक कॉल पर मिल पाएगी, जिससे स्वरोजगार को स्थापित करने में युवाओं व अन्य लोगों को मदद मिल पाएगी। इस समाधान के लिए पौड़ी के विकास भवन सभागार में स्वरोजगार व विभागीय योजनाओं के लिए एक कॉल सेंटर का उद्घाटन किया गया है, जिससे घर बैठे स्वरोजगार की योजनाओं की जानकारी एक नंबर को डायल करके हर कोई शख्स आसानी से ले सकेगा। जिला प्रशासन द्वारा खोले गए इस कॉल सेंटर का उद्घाटन मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी आशीष भटगाई ने किया और इस कॉल सेंटर केंद्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन में कई उत्तराखंड प्रवासी जिले में लौटे हैं, जो कि स्वरोजगार की योजनाओं को जानने के लिए विभागीय दफ्तरों के चक्कर भी अब तक काटा करते थे, लेकिन अब तमाम विभागों की योजनाओं की जानकारी एक कॉल से हासिल की जा सकेगी। कॉल सेंटर इस्टेब्लिश किया है। इसका उद्देश्य ये है कि जितनी भी हमारी अभी स्वरोजगार परक योजनाएं चल रही हैं, उनके जो लाभार्थी हैं उनसे हम लोग यहाँ से डायरेक्ट संवाद करेंगे और उन तक भी इस नंबर का हम लोग सर्कुलेशन करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। फिर हम इससे रिस्पेक्टिव जो डिपार्टमेंट है उससे जुड़े होंगे और तत्काल हम उस डिपार्टमेंट को ये भेज देंगे, जिससे कि होगा ये कि तत्काल उनका समाधान हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हमारी और भी योजनाएं हैं, जैसे सौर स्वरोजगार योजनाएं चल रही है, पलायन। नवरात्रों में श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। सिद्धपीठ डाट काली मंदिर में भी नवरात्रों में बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देहरादून से सहारनपुर की सीमा पर स्थित डाट काली मंदिर की मान्यता है कि जो भी भक्त यहां आता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। डाट काली मंदिर की मान्यता ऐसी प्रसिद्ध है कि अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु माता के दर्शन करने यहाँ पहुँचते हैं। महंत रमन प्रसाद गोस्वामी ने बताया कि लॉकडाउन के बाद अब फिर से श्रद्धालु पहुँचने लगे हैं। कोरोना से सावधानी बरती जा रही है। मंदिर परिसर में 9 दिनों तक मां दुर्गा का स्तोत्र पाठ किया जा रहा है। कोरोना महामारी से जल्द निजात मिलने के लिए भी प्रार्थना की जा रही है। सबसे पहले तो मैं सर्दी नवरात्रि की आरती शुभकामनाएं देना चाहता हूँ समस्त टीवी चैनलों को। उसके बाद कोरोना काल में यात्रियों का बहुत कम आना जाना है और कोविड-19 का ध्यान रखते हुए यात्रियों को दर्शन किया जा रहा है। बगैर मास्क या बगैर सैनिटाइजर मंदिर के अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। उसके बाद आज चौथा दिन है माँ का, तो कुसमांडा देवी की पूजा होती है, जिसे बड़े विधि विधान से किया जा रहा है। हमारे यहाँ तो इसकी विशेष पूजा होती है कि आज सुबह जैसे 3 बजे माँ का श्रृंगार किया गया, उसके बाद माँ की आरती हुई है, उसकी फिर दूसरी आरती करी गई 9 बजे, अब तीसरी आरती 4 बजे होगी और चौथी आरती हमारी शाम को 7 बजे होगी। सबसे पहले